नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सिंधु जल संधि की। ये वो समझौता है जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था और इसे अक्सर दुनिया के सबसे सफल जल समझौतों में गिना जाता रहा है। हमारे पास कई स्रोत हैं जो इसके इतिहास, इसकी शर्तों और जो कुछ हाल में हुआ है उस पर रोशनी डालते हैं। आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये संधि जो इतने दशकों तक चली आज एक बड़े मोड़ पर क्यों खड़ी है और खास तौर पर 2025 में इसके निलंबन के बाद क्या बदला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये संधि असल में है क्या? हाँ, देखिए, ये संधि 19 सितंबर 1960 को कराची में साइन हुई थी। विश्व बैंक ने इसमें मध्यस्थता की थी और ये 1 अप्रैल 1960 से ही प्रभावी मानी गई। इसमें हुआ ये कि जो सिंधु नदी प्रणाली है उसकी 6 नदियों का बंटवारा हुआ। 6 नदियां कौन-कौन से? हाँ, पूरब की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलज, ये भारत को मिली। मतलब इनके पानी पर भारत का लगभग पूरा हक है। अच्छा, और बाकी 3 पश्चिम वाली? वो थी सिंधु, झेलम और चिनाब। ये पाकिस्तान को आवंटित की गई। हालांकि भारत को इन पश्चिमी नदियों पर भी कुछ सीमित अधिकार मिले हैं। सीमित अधिकार जैसे घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी लेना, कुछ तय इलाकों में खेती के लिए और बिजली बनाने के लिए। पर इसमें एक खास बात है, ये पन बिजली परियोजनाएं रन ऑफ द रिवर किस्म की होनी चाहिए। रन ऑफ द रिवर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप नदी के पानी को रोककर बड़ा जलाशय नहीं बना सकते। आपको नदी के बहते पानी से ही बिजली बनानी होगी और इसके डिजाइन के भी बड़े सख्त नियम हैं संधि में। समझ गया। और इस संधि को ठीक से चलाने के लिए कोई व्यवस्था भी बनी होगी? बिल्कुल। 2 मुख्य चीजें हैं। एक तो है स्थायी सिंधु आयोग, जिसे PIC कहते हैं। इसमें दोनों देशों के कमिश्नर होते हैं। इनका काम है आपस में जानकारी साझा करना, सहयोग बनाए रखना, मीटिंग करना। और अगर कोई विवाद हो जाए तो? उसके लिए भी व्यवस्था है। 3 स्तरों का एक तंत्र है। पहला स्तर तो यही PIC है। अगर यहां बात नहीं बनी तो मामला एक तटस्थ विशेषज्ञ के पास जाता है जिसे विश्व बैंक नियुक्त करता है। और अगर उससे भी हल न निकले तो फिर एक मध्यस्थता न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का प्रावधान है। काफी विस्तृत व्यवस्था है तो। हाँ, और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, इस संधि में कहीं भी इससे बाहर निकलने का जिक्र नहीं है। कोई एग्जिट क्लॉज नहीं है। क्या मतलब? कोई देश इससे बाहर नहीं निकल सकता? नहीं, एक तरफा तो बिल्कुल नहीं। अगर इसे बदलना है या खत्म करना है तो दोनों देशों की आपसी सहमति जरूरी है। ये एक स्थायी समझौता माना गया था। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये हमेशा के लिए है जब तक दोनों राजी ना हो? हाँ, संधि के हिसाब से तो यही है। तो फिर क्या ये हमेशा इतनी ही स्थिर रही? समय के साथ क्या इसमें कोई बदलाव नहीं आए? देखिए, लंबे समय तक तो ये ठीक ठाक चलती रही, लेकिन हाल के कुछ सालों में तनाव बढ़ा है। जैसे 2016 में उरी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने PIC की बैठकें रोक दी। ये पहली बार था जब पानी के मुद्दे को सीधे सुरक्षा से जोड़ा गया। हाँ, ये मैंने सुना था। फिर 2019 में पुलवामा हमला हुआ। उसके बाद भारत ने कहा कि वो पूर्वी नदियों का जो उसका हक है उस पानी का पूरा इस्तेमाल करेगा। और फिर 2023-24 में भारत ने बाकायदा नोटिस देकर संधि में संशोधन की बात की। संशोधन किस आधार पर? उन्होंने जलवायु परिवर्तन और देश की बढ़ती विकास जरूरतों का हवाला दिया। और फिर आया 2025? हाँ, अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद भारत ने एक बड़ा कदम उठाया। भारत ने घोषणा की कि वो सिंधु जल संधि के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निलंबित कर रहा है। निलंबित मतलब सस्पेंड कर दिया? जी, और साथ ही पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। यहीं से चीजें बहुत बदल गईं। प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान भी काफी चर्चा में रहा था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। बिल्कुल, वो बयान इसी बदले हुए रुख को दिखाता है। लेकिन क्या कोई देश इस तरह एक तरफा संधि को निलंबित कर सकता है? कानूनी तौर पर ये कितना सही है? यहीं पर मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। कानूनी नजरिए से देखें तो जैसा मैंने कहा, संधि का अनुच्छेद 12 इसे स्थायी बताता है। इसे एक तरफा निलंबित या खत्म नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक सिद्धांत है पैक्टा सट सर्वांडा। पैक्टा क्या? पैक्टा सट सर्वांडा मतलब समझौते निभाने होंगे। एक तरफा निलंबन इस सिद्धांत का उल्लंघन माना जा सकता है। तो क्या भारत कोई और तर्क दे सकता है जैसे हालात बदल गए हैं? हाँ, एक और सिद्धांत है रेबस सिक्सटेंटिबस,
जिसका मतलब है हालातों में बुनियादी बदलाव। कोई देश ये तर्क दे सकता है कि हालात इतने बदल गए हैं कि संधि का पालन मुमकिन नहीं, लेकिन इसे साबित करना, खासकर आतंकवाद के संदर्भ में, बहुत मुश्किल और विवादित होता है। और वो जो विवाद सुलझाने का तंत्र था, उसका क्या हुआ? पीआईसी, तटस्थ विशेषज्ञ। निलंबन के बाद वो तंत्र भी एक तरह से ठप पड़ जाता है, क्योंकि वो तो आपसी भागीदारी पर चलता है। तो क्या पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे वगैरह जा सकता है? वो भी मुश्किल है। भारत की कुछ आपत्तियां हैं आईसीजे के अधिकार क्षेत्र को लेकर, और संधि के बाहर मध्यस्थता के लिए तो भारत की सहमति चाहिए होगी। हाँ, ये जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय जल कानून के कुछ सामान्य सिद्धांत हैं, जैसे पानी का बराबर इस्तेमाल हो, किसी देश को ज्यादा नुकसान न पहुंचाया जाए। ये सिद्धांत संधि से अलग भी लागू होते हैं, लेकिन संधि के निलंबन के बाद इन सिद्धांतों को लागू करवाने का कोई सीधा जरिया संधि के अंदर नहीं बचता। तो इन सब बातों का कुल मिला के मतलब क्या निकलता है? मतलब सीधा है। सिंधु जल संधि, जो 60 साल से ज्यादा भारत पाकिस्तान रिश्तों में, आप कह सकते हैं, एक स्थिरता का प्रतीक थी, वो अब अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। पानी जो एक साझा संसाधन होना चाहिए था, वो अब एक भू राजनीतिक हथियार जैसा बनता दिख रहा है। बिल्कुल। और इसके नतीजे सिर्फ भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर ही नहीं पड़ेंगे। इसका असर पूरे दक्षिण एशिया में पानी के बंटवारे और सहयोग के भविष्य पर पड़ेगा। ये एक क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक नई चुनौती है। सही कहा। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। इस नई स्थिति में, जहां भरोसा इतना कम है और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं हावी हैं, क्या सीमा पार नदियों पर सहयोग का कोई नया मॉडल या कोई नया सिद्धांत उभर सकता है? सोचने वाली बात है।